हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त। और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? बिल्कुल गजब तरीके से चल रही होगी। देखो, बहुत ही सही ढंग से पढ़ो, जो बचा हुआ टाइम है उसका सदुपयोग करो और अब की बार इतना शानदार, इतना ज़्यादा पढ़ो कि आपका जेआरएफ हो जाए। ठीक है जी। तो अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका जी। तटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के भीतरी क्षेत्रों में तापक्रम की वार्षिक सीमा अधिक होती है। इसके क्या कारण है? पहला, भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, महाद्वीपों और महासागरों में तटंकता में विभेद, भीतरी क्षेत्र में तेज हवा की उपस्थिति, तटवर्ती क्षेत्र की तुलना में भीतरी क्षेत्र में भारी वर्षा। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, प्लीज़ सभी को बताना है। हर किसी को जवाब देना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। बताओ सही आंसर क्या होगा यहाँ पर। देखो, मैं बताता हूँ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर केवल ही पहली बात सही है कि तटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के भीतरी क्षेत्रों में तापक्रम की वार्षिक सीमा अधिक होती है, क्योंकि भूमि और जल के बीच तापीय अंतर होता है। ठीक है, भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है ये लो। जीवाश्म ईंधन को जलाने से वातावरण में कितना अधिक कार्बन जुड़ता है? 6 से 9 बिलियन टन, 2 से 6 बिलियन टन, 4 से 6 बिलियन टन और 9 से 12 बिलियन टन। बताओ जीवाश्म ईंधन को जलाने से वातावरण में कितना अधिक कार्बन जुड़ता है? तो ध्यान दो, मैं खुद बता देता हूँ यहाँ पर। देखो, जीवाश्म ईंधन को जलाने से वातावरण में 6 से 9 बिलियन टन कार्बन अधिक जुड़ता है। कितना? 6 से 9 बिलियन टन। उष्णकटिबंधीय पश्चिमी घाट भारत के किस भाग में स्थित है? उष्णकटिबंधीय पश्चिमी घाट भारत के किस भाग में स्थित है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, केरल। तो देखो जो ओके ओके, देखो यूजीसी ने इस क्वेश्चन को गलत माना है, क्योंकि देखो ये सारे के सारे एक ही हैं। यहाँ पर इन दोनों में से क्वेश्चन आंसर हो सकता है। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का अलग तरीका था। क्वेश्चन क्या पूछा था इसने कि उष्णकटिबंधीय पश्चिमी घाट भारत के किस भाग में स्थित है। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा लॉजिक वाला, इसलिए इसको आयोग ने डिलीट मान लिया था। अगला क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जिसे न्यूनतम लागत से विकसित किया जा सकता है? विंड मिल्स, टाइडल पावर, जियोथर्मल एनर्जी और बायोमास पावर। बताओ। बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत गजब का। बस आपके आंसर का इंतज़ार है कि आप आंसर क्या देते हो। तो देखो यहाँ पर सही आंसर होगा बायोमास पावर। ठीक है, देखो बायोमास पावर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जिसे न्यूनतम लागत से विकसित किया जा सकता है। हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल से। जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः या सतत रूप में किया जाता है तो ऐसे स्रोत से प्राप्त ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास इत्यादि। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जिसे न्यूनतम लागत से विकसित किया जा सकता है बायोमास पावर कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जिसे न्यूनतम लागत से विकसित किया जा सकता है बायोमास पावर कहते हैं। जैविक उत्पादों जैसे कृषि, प्राकृतिक वनस्पति, शहरी कूड़े कचरे व अवशिष्ट पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान में रखना, जैव ऊर्जा क्या होती है कि जितने भी कूड़ा कचरा है, कोई भी प्राकृतिक वनस्पति है या अपशिष्ट है आदि को जलाकर या गलाकर जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसको जैव ऊर्जा कहते हैं। कि प्राकृतिक वनस्पति, शहरी कूड़ा कचरा एवं अपशिष्ट आदि को या तो जलाकर या आदि को गलाकर जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसको जैव ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत शानदार वाला, इसको देखना, बहुत गजब का क्वेश्चन है, दिल महक जाने वाला क्वेश्चन, दिल महका देगा ये क्वेश्चन आपका। किसी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को मुख्यतः निम्नलिखित में से किस प्रयोजन से भविष्य के लिए परिरक्षित किए जाने की आवश्यकता है? किसी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को मुख्यतः निम्नलिखित में से किस प्रयोजन से भविष्य के लिए परिरक्षित
किए जाने की आवश्यकता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए, पक्षियों के लिए आवास प्रदान करने के लिए, वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन के लिए, नई प्रजातियां उत्पन्न करने के लिए सामग्री उपलब्ध कराने के लिए। बताओ, बहुत गजब का क्वेश्चन है, आंसर दो इसका। इस क्वेश्चन का आंसर दो। तो देखो यहाँ पर एक ही आंसर है भाई, और वो आंसर मैं बता देता हूँ क्या क्या आंसर है यहाँ पर। देखो, नई प्रजातियाँ उत्पन्न करने के लिए, सामग्री उपलब्ध कराने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, शहरी क्षेत्रों के ऐसे वायु प्रदूषक को चिन्हित कीजिए जिससे मनुष्य की आंखों और श्वसन नली में जलन होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सतही ओजोन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड और विशिष्ट पदार्थ जिसको पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। बताओ। सही आंसर क्या होगा आपको बताना है यहाँ पर। तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा मैं खुद बताता हूँ यहाँ पर। देखो, यहाँ पर सही आंसर होगा सतही ओजोन। क्या होगा? सतही ओजोन। देखो, सतही ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कौन कौन सी है? सतही ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। जैसे सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ क्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाते हैं, जैसे सतही ओजोन है, फॉर्मेल्डिहाइड है, PAN है। ठीक है, ये बनते हैं। देखो, दो प्रकार के प्रदूषक होते हैं, एक प्राथमिक प्रदूषक होता है, एक द्वितीयक प्रदूषक होता है। प्राथमिक प्रदूषक वो प्रदूषक होते हैं जो डायरेक्टली वातावरण कोई भी पदार्थ से उत्पन्न होते हैं, जैसे आग जलाने से उत्पन्न होने वाला, गाड़ियों से निकलती है। तो ये प्राथमिक प्रदूषक वो होते हैं जो सीधे स्रोत से निकलते हैं। ठीक है, जैसे मीथेन है, कोई भी आर्द्र भूमि से निकल जाती है, गोबर से निकलता है। नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये डायरेक्ट साधनों से निकलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, डायरेक्ट हमारे मुंह से निकलती है। तो ये क्या है? प्राथमिक स्रोत है जो डायरेक्ट स्रोत से निकलते हैं। द्वितीयक प्रदूषक वो होते हैं कि जब प्राथमिक प्रदूषक के साथ कोई भी केमिकल क्रिया होती है। यदि प्राथमिक प्रदूषक की कोई भी केमिकल क्रिया करवाई जाए, कोई भी रासायनिक क्रिया करवाई जाए, और उससे जब एक नया प्रदूषक उत्पन्न होता है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है, तो यहाँ पर द्वितीयक प्रदूषक कौन कौन है? सतही ओजोन है, फॉर्मेल्डिहाइड है और PAN है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है? असंसाधित मल जल है, कृषि संबंधित जल प्रवाह है, अविनियमित लघु उद्योग है, धार्मिक रीति रिवाज है। भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो देखो, भारत की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं इसमें जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? असंसाधित मलजल। असंसाधित मलजल का मतलब क्या होता है कि जैसे जो भी सीवेज का जो होता है ना, सीवेज का मतलब क्या होता है? मतलब वो जल मल जल जिसको बिल्कुल भी संशोधित नहीं किया जाता, जिसमें बिल्कुल भी फ्रेश नहीं किया जाता। ऐसे कैसे कोई भी गंदा पदार्थ निकला, ऐसे कैसे डाल दिया उसमें, जैसे फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकला, डायरेक्ट उसको नदी में डाल दिया। मल जल है, टॉयलेट वगैरह, उसको डायरेक्ट नदी में डाल दिया। तो ये क्या होता है? असंसाधित मल जल होता है ये। संपोषक विकास का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक प्राप्त किए जाने का विशिष्ट लक्ष्य है? देखो, ध्यान में रखना प्यारे साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है आपकी बार हर शिफ्ट में। संपोषक विकास या मिलियन डेवलपमेंट गोल्स, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सहस्त्राब्दी सतत विकास लक्ष्य। यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है आपकी बार, तो इसको थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना, बहुत गजब का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, हमें वो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना जो बिल्कुल सिंपल है। तो देखो, मैं बताता हूँ यहाँ पर से आंसर क्या होने वाला है। देखो, मानव विकास सूचकांक 2015 के अनुसार संपोषक विकास को प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया। मानव विकास सूचकांक 2015 के अनुसार संपोषक विकास को प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया।
वर्ष 2022 तक बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का लक्ष्य है। वर्ष 2022 तक बायोमास से विद्युत उत्पादन में हेतु सरकार का लक्ष्य है 50, 25, ये मेगावाट में 50 मेगावाट, 25 मेगावाट, 50 मेगावाट, 25 मेगावाट, 15 मेगावाट या 10 मेगावाट। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताओ। तो देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से पढ़ना थोड़ा सा। वर्ष 2022 तक बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का लक्ष्य कितना है? 10 मेगावाट। किससे? बायोमास से। देखो मैं बताता हूँ, सोलर से कितना है? 60 है। सॉरी, सोलर से कितना है? सौर ऊर्जा से कितना है? 100 है। 60 पवन से है, 10 बायोमास से है और 5 छोटी जो जल विद्युत परियोजनाएं जिनको हम पन बिजली विद्युत परियोजनाएं बोलते हैं उनसे है। अभिकथन है, हमारे मृदा संसाधन का संरक्षण मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तर्क आर, मृदा कई सूक्ष्म जीवों का वास है और इसमें खनिज है। सही कुट का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बताओ सही आंसर क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है। चलो मैं बताता हूँ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं और ये व्याख्या नहीं कर रही हैं। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। विश्व मौसम संगठन WMO का उद्देश्य 2010 से 2019 के दशक में जल मौसम हाइड्रोमीटियोलॉजिकल आपदाओं के कारण मृत्यु की संख्या 1994 से 2003 के दशक की तुलना में कितना कम करना है? 25%, 50%, 75% या 80%? इस क्वेश्चन का आंसर दो सभी के सभी। बहुत गजब का क्वेश्चन है, इतना शानदार क्वेश्चन है, मजा आ रहा है क्वेश्चन को देख के। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा भाई साहब 50%। बहुत बड़ा रेशियो है 50% का। आगे अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है? बताओ कौन सा प्रदूषक है जिसकी वजह से मानव को कैंसर हो सकता है? तो पारा है, सीसा है, ओजोन है, कीटनाशक है। तो यहाँ पर हम बताते हैं कीटनाशक। कीटनाशक की वजह से क्या हो सकता है? मानव को कैंसर हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक प्राकृतिक खतरा नहीं है? बिजली कौंदना, भूस्खलन, रासायनिक संदूषण और ध्वनि। तो यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा है जो रासायनिक संदूषण है वो क्या है? एक प्राकृतिक घटना नहीं है। ये कैसी है? कृत्रिम घटना है, ये मानव के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार के वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता को कहां तक बढ़ाने की योजना है? 200 गीगावाट तक, 250 गीगावाट तक, 350 गीगावाट तक या 175 गीगावाट तक? देखो यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है 175 गीगावाट तक। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार की वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता को कहां तक बढ़ाने का योजना का लक्ष्य है? 175 गीगावाट तक। हम देखते हैं आगे भाई साहब, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार की वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता को 350 गीगावाट तक बढ़ाने का योजना है। 350 है, सॉरी यहाँ पर 175 है, 350 है। तो 2030 तक का टारगेट कितना है? 350 गीगावाट है। 2022 तक का टारगेट है 175 गीगावाट। ठीक है, 2030 तक का टारगेट कितना है? 350 गीगावाट। 2022 तक का टारगेट है 175 गीगावाट। ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का स्रोत हो सकता है। धूम्र निकास की सुविधा रहित गैस चूल्हा, लकड़ी चूल्हा,
मिट्टी तेल वाले हीटर। सही कोड का चयन करो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ से आपको सही कोड का चयन करना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बताओ। व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का स्रोत हो सकता है। क्या क्या हो सकता है मैं बताता हूँ एक बार आपको। देखो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, देखो थोड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़ना है हमें। नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीक्ष्णजन्य ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। डीजल या कोयले के दहन से प्रदूषित धुआं का मुख्य अवयव है। ठीक है, देखो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो मुख्यतः किससे निकलता है, डीजल और कोयले के दहन से निकलता है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड किससे निकलता है, मुख्यतः कोयला और डीजल के दहन से निकलता है। भारत में हाल ही में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं किया गया है, बताओ। भारत में हाल ही में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं किया गया है, बताओ। सूक्ष्म विविक्त पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ एक बार आपको। यहाँ पर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें समताप मंडलीय ओजोन गैस का विनाश होता है। ठीक है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है जिसको हम CFC बोलते हैं, जो समताप मंडल में जो ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचाती है। और ठीक है, जो ओजोन परत है वो क्या काम करती है, तो भाई जो ये समताप मंडल की ओजोन परत है वो क्या काम करती है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावोलेट जो वेब हैं, जो पराबैंगनी किरण है, उनसे हमारी सुरक्षा करती है। अब जो अल्ट्रावोलेट वेब हैं, जो पराबैंगनी किरण है, उनसे हमें क्या क्या नुकसान होता है भाई लोगों। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, उनसे हमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कैंसर का। जो चर्म कैंसर होता है, जो त्वचा कैंसर होता है, उसका एक ये प्रमुख कारण है, क्या, अल्ट्रावोलेट वेब। दो भूकंप A और B रिएक्टर स्केल पर क्रमशः 5 और 6 परिणाम के आए। उत्सर्जित ऊर्जाओं का अनुपात लगभग EB/EA कितना होगा, बताओ। कितना गजब का क्वेश्चन है भाई, कितना गजब का क्वेश्चन है, इतना शानदार क्वेश्चन है, देख के मन कर रहा है कि यार इसका मैं आंसर अभी बता दूं आपको, लेकिन आपका इंतज़ार करूंगा। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक करो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। देखो यहाँ पर हम बताते हैं, यहाँ पर ऑप्शन B आएगा, समथिंग 32। देखो मैं बताता हूँ कैसे। देखो 32 गुना बढ़ती है। देखो रिएक्टर स्केल पर, देखो क्या सिस्टम होता है, जो रिएक्टर स्केल होता है उसमें जो भूकंप की जो ऊर्जाओं का अनुपात होता है, एक तो रिएक्टर स्केल के द्वारा तीव्रता मापी जाती है, दूसरा ऊर्जा का मापन किया जाता है। तो जो तीव्रता है वो तो कैसी होती है, एक अंक आगे बढ़ने पर 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे 5 से 6 पर जाएंगी तो तीव्रता कितनी बढ़ जाएगी, 10 गुना बढ़ जाएगी। और यदि ऊर्जा का अनुपात देखा जाए तो यदि हम 5 से 6 पर जाते हैं तो ऊर्जा का अनुपात कितना बढ़ जाएगा, 32 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। ऐसे क्वेश्चन में मैं पहले इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। यदि वहाँ पर ऊर्जाओं का अनुपात पूछे और यदि यहाँ पर आ जाता 5 से 7 के बीच में, ये 6 की जगह 7 होता, तो बताओ आप आंसर क्या करते। इस क्वेश्चन में 5 की जगह 5 और 7 होता, 6 की जगह पर 7 होता, तो अब बताओ क्या करते। दो भूकंप A और B रिएक्टर स्केल पर क्रमशः 5 और 7
परिणाम के आए उत्सर्जित ऊर्जाओं का अनुपात लगभग कितना होगा। तो ध्यान रखना जो ऊर्जा का जो अनुपात होता है एक अंक से दूसरे अंक पर जाने पर, रिएक्टर स्केल में यदि आप एक अंक से दूसरे अंक पर जाते हो तो जो ऊर्जा का अनुपात है वो 32 गुना बढ़ जाता है। यहाँ पर 5 और 7, तो 5 से 6 पर जाओगे, 6 से 7 पर जाओगे, तो मतलब 2 की वृद्धि हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊर्जाओं का अनुपात निकालने के लिए 32 गुना 32 करेंगे। ठीक है, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। यदि यहाँ पर 6 की जगह 8 कर दें तो अब अनुपात में कितना अंतर है, 3 का अंतर है। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, तो ऊर्जाओं का अनुपात निकाला। अब इस स्थिति में हमें ऊर्जा का अनुपात निकालना, तो क्या करेंगे, 32 को 3 बार गुना कर देंगे। यदि यहाँ पर 9 होता है तो हम 32 को 4 बार गुना कर देंगे। ठीक है, यदि ऊर्जाओं की जगह तीव्रता आ जाए, यहाँ पर तीव्रता आ जाए, तीव्रता आती है तो इसका आंसर होगा 10। यदि 6 की जगह 7 हो जाए तो आंसर होगा 10 गुना 10। यदि इस 7 की जगह 8 हो जाए तो आंसर होगा 10 गुना 10 गुना 10। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लिया करेंगे हम ये निम्बल। ये क्या, इसमें क्या कारण है कि जैसे हम जब खुद लाइव आके पढ़ाते हैं तो उसमें हम ज़्यादा टाइम लेते हैं, कम क्वेश्चन सॉल्व करवा पाते हैं। लेकिन ऐसी क्लास में क्या होता है, कम टाइम लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो ध्यान से देखो इसको, बहुत गजब का क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों को प्रकट करता है। स्वच्छ वायु, फॉस्फेट, जैव विविधता, मछलियाँ, उर्वर मृदा, ताज़ा जल, तेल, वन, ज्वार और उर्वर मृदा, ताज़ा जल और प्राकृतिक गैस। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर पूछे ना तो भाई एक ही जवाब देना। यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर तो देखो आंसर क्या होगा, नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन प्रकट करते हैं तो ताज़ा जल, उर्वर मृदा और मछलियाँ आएगी, क्योंकि फास्फेट, जैव विविधता ये नहीं हो सकती। स्वच्छ वायु हो सकती है खैर, लेकिन फास्फेट नहीं हो सकता, और यहाँ पर तेल नहीं हो सकता, और यहाँ पर प्राकृतिक गैस नहीं हो सकती। ठीक है, हमें क्या पता चलाना है कि नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों को दिखाता है, तो फॉस्फेट नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तेल नवीकरणीय नहीं है, और प्राकृतिक गैस नवीकरणीय नहीं है। बाकी ये नवीकरणीय हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सोल्व करो। देखो प्राकृतिक संसाधन है उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है उत्पत्ति के आधार पर। एक नवीनीकरणीय होते हैं, एक अनवीनीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिन्हें हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, हमें जिन्हें दोबारा से पा सकते हैं। जैसे हवा है, हवा से हमने बिजली बना ली पवन चक्की लगा के, फिर हम उसको आगे यूज ले सकते हैं। और इसके अलावा जैसे जल है, जल को हमने क्या किया, जल से हमें विद्युत पैदा कर ली टरबाइन लगा के, उस जल को आगे हमने पी लिया। पी के हम क्या करेंगे, टॉयलेट करेंगे, वो स्वीज में चला गया, किसी नदी नाले में गया। नहाने में पानी दूसरी जगह यूज लिया जा सकता है। जैसे हम नहाए, उसी पानी को आप फिल्टर कर लो, किसी और काम में यूज ले लो, फिर उस पानी को फिल्टर करके किसी और काम में ले लो। लेकिन क्या आप अपनी गाड़ी में डीजल डालते हो, आपने अपनी गाड़ी में 1 लीटर डीजल डाला और आपने गाड़ी चला के इस 1 लीटर डीजल को आपने ख़त्म कर दिया, क्या बताओ आप इस 1 लीटर डीजल को वापस प्राप्त कर सकते हो? किसी भी हाल में प्राप्त नहीं कर सकते। ये 1 लीटर डीजल आपका ख़त्म हो चुका, कंप्लीट रूप से ख़त्म हो चुका, इसको आप दोबारा यूज नहीं ले सकते। तो ये क्या होता है, अनवीकरणीय होते हैं। पर्यावरण पर मानवोद्भिक क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धनाढ्यता और संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी, वायुमंडलीय स्थितियां, जनसंख्या और वनाच्छादन, जनसंख्या, वनाच्छादन और प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता, जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धनाढ्यता, प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? आपको आंसर देना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो भाई लोगों यहाँ पर सही आंसर होगा, एक ही होगा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है,
इसको पढ़ लो, आंसर यही सही है यहाँ पर। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान लगभग कितना है? ध्यान रखो, कुल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की बात की जाए तो उसमें भारत का योगदान है लगभग 6%। ठीक है, देखो हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन चाइना करता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, फिर यूरोपीय संघ करता है, फिर भारत करता है, फिर रूस करता है, फिर जापान करता है। कुल देश में प्रति व्यक्ति जल उपयोग अधिकतम है? यूरोपियन यूनियन में, चाइना में, भारत में और अमेरिका में। यूरोपियन यूनियन, चाइना, भारत और अमेरिका। तो ध्यान रखो, जो कुल देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता है वो सबसे ज़्यादा किस में है? यूरोपियन यूनियन में। किस में? यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन देश में। तो इसी के साथ हमारा जो आज का जो चैप्टर होता है वो कंप्लीट होता है। तो ये 2-4 क्वेश्चन और बचे, उनको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय स्रोत नहीं है? यहाँ पर बताना है नवीकरणीय स्रोत नहीं है। तो देखो भाई, यहाँ पर नवीकरणीय स्रोत क्या नहीं है? नमक नहीं है। देखो ये क्वेश्चन बहुत सारी बार पूछा जा चुका है, इसको अच्छी तरीके से थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना। मैं बताता जाता हूँ। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मानवोत्पत्ति संबंधित गतिविधि 2/3 से अधिक वैश्विक जल उपभोग के लिए उत्तरदायी हैं? तो आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा आंसर। तो देखो यहाँ पर सही आंसर होगा कृषि। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल द एंड हो जाएगा। मानव उत्पत्ति संबंधित स्रोतों में से कौन सा गैसीय प्रदूषक तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वायु में है? मानव उत्पत्ति संबंधित स्रोतों में से कौन सा गैसीय प्रदूषक तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायु में है? सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, फोम उद्योग, कीटनाशी उद्योग। तो देखो यहाँ पर से आंसर होगा फोम उद्योग। देखो जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो मुख्यतः AC से निकलती है, रेफ्रिजरेटर से निकलती है, थर्माकोल से निकलती है, फोम से निकलती है, सोफा सेट से निकलती है। अब होता है द क्वेश्चनों का। किस देश में कुल CO2 उत्सर्जन के संदर्भ में सही अनुक्रम है? आपको CO2 उत्सर्जन का सही अनुक्रम बताना है कि सर्वाधिक CO2 उत्सर्जन कौन सा देश करता है, उससे कम कौन सा करता है, उससे कम कौन सा करता है। बहुत गजब का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन चाइना करता है, उसके बाद अमेरिका करता है, फिर भारत करता है, फिर रूस करता है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन चाइना से कम करता है अमेरिका, अमेरिका से कम करता है भारत और भारत से कम करता है रूस। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी के साथ इसका द एंड होता है। और मेरे प्यारे साथियों, बहुत गजब तरीके से पढ़ो, अब की बार JRF निकालो। थैंक्स देखने के लिए, बाय। और हाँ, PDF लेनी हो तो PDF ही ले लो आप। 7891 350470 पर कॉन्टैक्ट करो और PDF ले लो।